हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो आज हम लेकर आ गए हैं कंप्लीट मैथ रिवीजन के बारे में। यानी कि आज हम पढ़ेंगे सारे के सारे जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं मैथ के अंदर क्लास 10th के, वो सब फॉर्मूले अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ हम समझेंगे यहाँ पर कि इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या ट्रिक होती हैं, किस तरीके से हमें फॉर्मूलों को लगाना है। थोड़ा सा बात हम यहाँ पे करेंगे इसके बारे में और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे फिर अपनी अगली वीडियो के अंदर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड आई एम योर मेंटर। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर हमारा होता है रियल नंबर। अब देखिए, रियल नंबर होते क्या है। वैसे अगर आपको समझना है तो दुनिया के सारे नंबरों को रियल कहा जाता है, चाहे वो नंबर आपका रैशनल नंबर हो जाए, या आपका कोई इरेशनल नंबर हो, या आपका कोई प्राइम नंबर हो, या आपका कोई कंपोजिट नंबर हो। ये जितने भी नंबर दुनिया में आप देखते हैं, ये सारे के सारे नंबर आपके रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जनरली के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में, तो फंडामेंटल थ्योरम हमसे क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हम लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज में उसको प्रोडक्ट के रूप में ब्रेक करके लिखते हैं। जितने भी प्राइम फैक्टराइज बनेंगे यहाँ पर सबके क्या होगा, एक यूनिक फॉर्म होगी, एक यूनिक ऑर्डर होगा सभी का। किस तरीके से, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए, जैसे मान के चलिए मेरे पास में एक नंबर हमने ले लिया 156। हमारे पास ये एक नंबर है 156। अगर मैं इस 156 को यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, मान लो 2 से करा तो 2 7 14, 2 8 16, 2 से फिर करा 2 3 6, 2 9 18, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे 3 1 3, 3 3 9 एंड 13 से करेंगे 13 1 13। ठीक है। तो अब अगर मैं इस 156 के यहाँ पर फैक्टर बनाता हूं तो वो क्या क्या बनते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो हमारे पास में 156 के जो यहाँ पर फैक्टर देखने के लिए हमें मिले हैं, वो हमारे पास क्या आ जाते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। तो ये जो नंबर है यानी कि 156 हमारा कैसा है, एक कंपोजिट नंबर है जिसको हमने एक्सप्रेस करा है किसके टर्म्स में, प्राइम प्रोडक्ट्स की टर्म्स में। ठीक है ना। यानी फैक्टराइज करके क्या लिखा है, ये यहाँ पे जितने भी नंबर, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 13 हो, ये सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं। और इसको हमने क्या करा, प्रोडक्ट की फॉर्म में, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का निशान होता है इसको प्रोडक्ट कहा जाता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। हमने बताया ना, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। ये जो हमारा प्राइम फैक्टर जो हमें मिले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, एक ऑर्डर में अरेंज है, पहले 2 है, फिर 3 है, 13 है, मतलब इंक्रीमेंट ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर रखा है। समझ आ गया आपको। इसके बाद बात करते हैं कि को प्राइम किसे कहा जाता है। देखिए, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1। को प्राइम क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर, कोई भी दो नंबर आप ले सकते हैं जिसका क्या हो, अगर मैं एचसीएफ फाइंड करूं तो वो क्या है, 1 आए। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में 13 और 15 लिए। अब अगर मैं 13 के फैक्टर बनाता हूं तो 13 के तो 13 इंटू 1 ही बनेंगे, और 15 के अगर मैं बनाता हूं तो 3 इंटू 5 इंटू 1 बनेंगे। देखिए, यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन पा रहा सिवाय 1 के, इस 1 के। तो यानी कि ये जो नंबर हमारे पास कहलाएंगे 13 और 15, ये हमारे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे हमारे पास में, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे आपने 21 ले लिया और एक मान लीजिए चलिए आप 8 ले लेते हैं, 21 और 8, तो इसके फैक्टर होगा 3 इंटू 7, 8 के आपके फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर भी देखिए कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है, एचसीएफ किसी का कॉमन बन ही नहीं रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एचसीएफ क्या बनेगा, इसका एचसीएफ जो बन के आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये भी कहते हैं को प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्लियर है। दूसरा हमने कहा है, ये वाली बात आपको काम आएगी आपके जो √3 इरेशनल हम प्रूफ करेंगे उसके अंदर यहाँ पर ये बात आएगी कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर कोई p हमारे a नंबर को यानी कि a को डिवाइड करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उसके a फैक्टर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर के अंदर जो खास चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ पर पढ़ने की, वो है एचसीएफ क्या होता है एंड एलसीएम क्या होता है। देखिए, एचसीएफ को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं हम इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। एक सेकंड होल्ड करेंगे। क्या कहते हैं हम इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं एचसीएफ को। और एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी चीज का, और कैसे हमें पता लगेगा कि हमने अपना एचसीएफ और एलसीएम सही निकाला है या गलत निकाला है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, पहले एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये हमें 96 दिया है, 96 का बनाएंगे फैक्टर। तो 2 से हमने करा 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 24 आ जाएगा, 2 और 4, फिर 2 से करेंगे तो 12 आएगा यहाँ से, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 एंड 3 से करेंगे तो 1। यानी कि हमें जो 96 के फैक्टर मिल रहे हैं, हमें यहाँ पर कहाँ पे लिखे हैं इसको, चलिए अभी लिखते हैं।
तो 96 के जो हमें यहाँ पे फैक्टर मिले हैं 96 के वो मिले 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर हमें 5 मिला इंटू 3 मिला, ठीक है ना। उसके बाद में 120 की बात कर लेते हैं, तो 120 के फैक्टर बनाएंगे 120, तो 2 से करा हमारे पास में 60 हो गया, फिर 2 से करा 30 हो गया, फिर 2 से करा यहाँ पर तो आपके पास 15 आ गया, फिर 3 से करा तो 5 आया और 5 से करा तो 1 आ गया। यानी कि हमें 120 के जो फैक्टर यहाँ पे मिले वो मिले 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर ध्यान रखिए HCF जब भी निकाला जाता है हम देखते हैं यहाँ पर दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर हम देखेंगे लोएस्ट वैल्यू को, अपनी लोएस्ट वैल्यू, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 सबसे कम दिख रहा है हमें यहाँ पर, तो हम 2 की पावर 3 को ले लेंगे, फिर 3 यहाँ पर दोनों में कॉमन ही है, इक्वल है, तो इसको यहाँ पर 3 ही ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो इसका HCF आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है इंटू 3 इक्वल टू 24, तो 24 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा, 24 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। अब अगर इसकी बात करें, अगर मैं इसका LCM निकालना चाहता हूं, अगर मैं इसी नंबर का LCM निकालना चाहता हूं तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए। अगर मैं इसी नंबर का LCM निकालना चाहता हूं, LCM, तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले जो HCF वाली वैल्यू होती है आप उसको लिख लीजिए 24, ठीक है ना। उसके बाद बचे हुए नंबर, बचा हुआ कौन है, यहाँ पर एक 5 बच रहा है और यहाँ से हमारे 2 की पावर 2 बच रहा है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है ना। तो LCM हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, 2 टू द 4 5 20, और जब 20 की आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आपके पास में आ जाएगा। तो अब आपको HCF भी मिल गया, LCM भी मिल गया। क्या ये मैंने HCF LCM सही निकाला है कि नहीं निकाला, अब ये कैसे चेक होगा, तो ये चेक होगा वेरिफिकेशन से, यानी कि हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि HCF गुना LCM किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, HCF गुना LCM किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। तो आप पहले HCF गुना LCM निकालिए, अगर मैं HCF की गुना LCM से करता हूँ, यानी कि 24 की 480 से गुना करता हूँ, और अगर वो मेरा बराबर आ जाता है किसके बराबर, हमारा 96 गुना 120 के, अगर ये बराबर आ जाता है तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो बहुत से लोगों को लगता है वेरिफिकेशन यार किस तरीके से करें, मल्टीप्लाई करके चेक करें। देखो मैं अगर वेरिफिकेशन वहां पर लिखनी है तो बिल्कुल आपको मल्टीप्लाई करके दिखानी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको वेरिफिकेशन सिर्फ चेकआउट करनी है कि भैया ये सही करा है कि गलत करा है, तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। फॉर्मूला तो आपने देख लिया, HCF गुना LCM, तो उसकी वैल्यू क्या है, आपकी HCF 24, LCM है आपका 480, और बराबर में होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 96 और 120, तो 96 और 120। अब आप सिंपली एक काम करिए ना, इसको ब्रेक कर लीजिए, यहाँ से यहीं से काट लीजिए, पता लग जाएगा, दोनों साइड 1 1 आ जाएगा तो आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ से 48 से कम 48 यानी 10 आ गया, 48 दूनी 96 होता है, ठीक है ना, कट गया पूरा पूरा, इस जीरो से ये जीरो काटी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 24 है और 2 को जब आप 12 से गुना करेंगे तो ये भी 24 आया, देखो वेरीफाइड हो रहा है ना। इजी तरीका है वेरीफाइड करने का, मैंने वेरीफाइड करना सिखाया, लेकिन पेपर में जब वेरीफाइड लिखने के लिए आएगा तब उस केस में आप लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को बराबर नंबर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। क्लियर है, क्लियर है, चलिए समझ आ गया। अब इस एग्जांपल को भी देख लीजिए, यहाँ से आपको HCF निकालना है, तो HCF मैंने बताया, इसमें देखेंगे कि लोएस्ट वैल्यू P की लोएस्ट वैल्यू किसके पास है, इसके पास है, यानी P², और यहाँ पर फिर दूसरी हमारे पास Q की लोएस्ट वैल्यू कितनी है, Q की पावर 4, तो ये Q की पावर 4 हो गया। LCM निकालना है हमारे पास में, LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, हाईएस्ट वैल्यू को देखेंगे, आप क्या देखेंगे, हाईएस्ट वैल्यू को देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर P की हाईएस्ट वैल्यू किसके पास है, P की पावर 3 पर है, और यहाँ पर Q की हाईएस्ट वैल्यू किस पे है, Q की पावर 5 है, तो हमारे पास में आ गया P की पावर 3 और Q की पावर 5, ये आपका HCF और LCM निकल गया। डायरेक्ट फॉर्मूला है, यही आपकी ट्रिक है, हाईएस्ट और लोएस्ट आपको देखना है। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर से पहले एक बात और कर लीजिए, अगर देखिए कोई नंबर हमारे पास में x एक पॉजिटिव प्राइम नंबर है, x एक पॉजिटिव प्राइम नंबर है, तो रूट x जो होगा वो एक इरेशनल नंबर बनेगा। क्या है मतलब इसका, मान लो 3 मेरे पास में एक क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो रूट 3 मेरे पास में क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। रूट 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल। मान के चलते 5 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो हमारे पास में रूट 5 जो होगा हमारा वो एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके पास में x कोई पॉजिटिव प्राइम नंबर है तो आपका जो रूट x बनेगा वो उसका इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है, क्लियर है, ये बात समझ आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में, ये नोट बना के मैंने एक बात लिखी यहाँ पर कि सम एंड डिफरेंस ऑफ ए इरेशनल नंबर, सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए इरेशनल।
क्या मतलब है इस बात का? मान के चलो मेरे पास में ये है एक रैशनल नंबर और मैंने इसको ऐड करा √2 के साथ। तो अब मुझे बताइए 3 प्लस √2 कितना होता है? आप कहोगे सर 3 प्लस √2 3 √2, अरे नहीं 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 नहीं, 3 प्लस √2 ही रहेगा। तो ये अब कैसा एक नंबर बन जाएगा? ये एक इरेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 हमारा एक इरेशनल होता है। चाहे मैं इसे जो है सब्सट्रैक्ट कर लूँ कि 5 माइनस √3, 5 में से √3 घटाया, तब भी ये ऐसा कैसे ही बना रहेगा, तब भी मैं इसे क्या करूंगा? इरेशनल ही कहूंगा। तो ये आगे वाला नंबर तो मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर? रैशनल है, लेकिन जो पीछे वाला नंबर मेरा बन रहा है यहाँ पर वो इरेशनल है। तो जब भी कभी दो नंबरों को, एक रैशनल को एक इरेशनल को, या तो आप ऐड करो या आप सब्सट्रैक्ट करो, हमेशा आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? हमेशा आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है? हमेशा क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ये भैया देखो हमारे कितने खुश हो गए इस बात को सुनने के बाद में। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ओहो मैडम जी आ गई हैं, अब यहाँ पर हमारी वो समझाएंगे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो पोली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है यहाँ पे टर्म्स। जिस इक्वेशन के अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं वो सारा का सारा पॉलिनोमियल हमारा कहलाता है। ठीक है ना? पूरा चैप्टर पढ़ाने नहीं बैठूंगा, इसलिए डिटेल में बस इतनी बात समझ लीजिए। पॉलिनोमियल होता है जिसमें बहुत सारी टर्म्स आती हैं, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन हमारा मेन टारगेट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। मेन टारगेट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर, जिसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। जिसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, पॉलिनोमियल में नहीं होता। यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। a की वैल्यू क्यों नहीं 0 हो सकती? क्योंकि मान लो अगर a को हम क्या रख दें, a की वैल्यू यहाँ पर 0 कर देते हैं, तो भाई इक्वेशन सिर्फ bx + c रह जाएगी, क्योंकि आगे तो 0 हो गया। तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो गई? अब 1 डिग्री हो गई, और 1 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाता, फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। लेकिन हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल सकते हैं? जितनी इनकी मैक्सिमम डिग्री होगी उतने ही जीरोस मिल पाते हैं। तो एटमोस्ट 2 जीरोस यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। एग्जाम्पल में कहें तो जैसे x² + 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 5x + 6 ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x⁻2 + 9 ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर कोई कहे कि x⁻3 + x² + 5 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम कहेंगे नहीं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम डिग्री जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3 बन रही है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? चलिए मैडम जी ने बहुत अच्छा समझाया, चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो भैया जी फिर से आ गए अपना मेथड टू फाइंड जीरोस। अब हम जीरोस कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है ना? हम इसमें जीरोस फाइंड कैसे निकाल सकते हैं? अब जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहला तरीका होता है हमारा मिडल स्प्लिटिंग टर्म। जैसे जनरल इक्वेशन लिखी हुई है ax² + bx + c हमें दे रखी है, तो आप बीच वाली टर्म को क्या कर दीजिए? स्प्लिट कर दीजिए। कुछ भी हो सकता है, जैसे ये b हमारा मान के चलिए टूट गया, m + n ऑफ x में टूट गया। ठीक है ना? तो दो पार्ट में इसने आपको ने किसी क्या करा? ब्रेक कर दिया। अब इसके जोड़ने घटाने पर आपको ये b वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर आपको सी वाली वैल्यू मिलती है। इसे बोलते हैं मिडल स्प्लिटिंग टर्म। ठीक है ना? दूसरा होता है आइडेंटिटी। दूसरा होता है हमारे पास में आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी का क्या मतलब है यहाँ पर? जैसे मान के चलिए हमारे पास मिल गया x² - का 25, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी? a² - b² की। क्या होती है वो? x² a² - b² a + b और a - b। आपने देखा x² तो है, और 25 जो है हमारा 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने लिखा x + 5 हो जाएगा और x - 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आइडेंटिटी लगा के आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉमन वैल्यू। अब कॉमन वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि मान के चलिए हमारे पास में कोई इक्वेशन दे दी 8u² - का 6u, 8u² - का 6u। तो आप यहाँ पे क्या करिए? दोनों के दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, कौन से? 2 के टेबल में। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, u को साथ में कॉमन ले लेंगे। बचा क्या यहाँ पर? यहाँ बचा 4u, यहाँ पे बचा हमारे पास 3। तो ये जो हमारे पास में कॉमन निकाल के हमने लिए, इससे भी हमारे फैक्टर बन जाते हैं, इससे भी हम अपने जीरो निकाल सकते हैं। बाद में जीरो निकालने के लिए आप 2u को बराबर 0 रखेंगे, और 4u - 3 को भी आप 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से आपकी u की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ से आपकी u की वैल्यू 3/4 आ गई। इस तरीके से आप अपने जीरोस को फाइंड करते हैं। जीरोस वो वैल्यूज होती हैं जिसको उठाकर वापस इक्वेशन में रखा जाए, तो वो उस पूरे इक्वेशन को क्या कर दें? यहाँ पर जीरोस कर दें, इसी को जीरो कह सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की अपने। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर से पहले कुछ वेरिफिकेशन तो देख लो इसकी। ये इसको तो इसके बिना तो सवाल ही नहीं हिलेगा बेटा, ये तो बहुत जरूरी है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो वेरिफिकेशन करने के लिए जो जनरल इक्वेशन हमने अपनी लिखी थी, क्या थी हमारी? ax² + bx + c। जब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर करने के बाद में हमारे पास में 2 जीरोस आते हैं, एक अल्फा आता है, एक बीटा आता है।
ठीक है ना। दो जीरोस कौन से आते हैं, एक अल्फा आता है एक बीटा आता है। तो हम उसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस को, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए। दूसरा हमारे पास में होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या कर रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे लिख रखे हैं कि कौन कौन से, ये फॉर्मूले आप जरूर पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 101% यहाँ पर इसके पास में लिखते हैं 100% एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पक्की बात है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है, उसको अगर आपको खोलना है पेपर में, जैसे फाइंड करने का है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बताइए कि कितना होगा। तो आप याद रखिए, पहले आप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस कर दीजिए 2 अल्फा बीटा, तो आपकी ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। सेम काइंड आप यहाँ पर करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब के, तो इसमें भी सेम है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस कर देंगे 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में यही टर्म हमारी निकल के लिए आ जाएगी। क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे पास यहाँ पर, इन टर्म्स को आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको एमसीक्यू में डायरेक्टली यूज हो जाएगा। कह रहा है इफ वन जीरो इज नेगेटिव देन अदर, अगर एक जीरो हमारा नेगेटिव है दूसरे के कंपैरिजन में, कैसे, ये क्या मतलब समझा रहे हो आप, हमें समझ नहीं आया। देखिए अगर मान लो अल्फा हमारे पास में अल्फा है पॉजिटिव में, लेकिन बीटा है मेरे पास में माइनस ऑफ अल्फा के बराबर, बीटा जो है वो मेरा माइनस ऑफ अल्फा के बराबर है। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा आएगा। ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है आपको। अल्फा माइनस अल्फा तो किसके बराबर आएगा, जीरो, और अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो मेरा आता है माइनस बी बाय ए के बराबर, जीरो के बराबर। तो मेरे पास बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, जीरो गुना ए बराबर में जीरो। तो हमने यही बात यहाँ पर लिख कर दिखाई है कि बी इक्वल टू हमारा किसके होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है ना, जीरो के बराबर होता है। ये हमने आपको समझाने के लिए पूरी की पूरी मैंने तरीका बता दिया कि कैसे ये फॉर्मूला आया है। अब आगे देखेंगे इसमें नेक्स्ट हमारे पास में अगर आपको इफ वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो सी बराबर ए आप डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे। कैसे आए ये भी मैं बता देता हूँ कि मान लो अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा तो अल्फा है लेकिन बीटा क्या है, 1 बाय अल्फा के बराबर, तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो बच्चा क्या आपके सी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, और यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बराबर आपको क्या आ जाएगा, ए के आ जाएगा। ठीक है ना, सी बराबर आपको किसके आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले लगे हैं, आप जो क्वेश्चन करेंगे वहां पर आप डायरेक्टली एमसीक्यू में इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, टू फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ द जीरोस आर गिवन। अगर तुम्हें जीरोस दे रखे हैं, मान लो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, अगर ये आपको गिवन कर रखी तो आप डायरेक्ट अपनी इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाने के लिए आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे कि के टाइम, के कोई कांस्टेंट हो सकता है जो इन सब के साथ में मल्टीप्लाई में आ सकता है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है ना, तो ये आपके पास में थे सेकंड चैप्टर के सारे फॉर्मूले, सब मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर, और यहाँ पर देखिए दो जुड़वा भाई आकर खड़े हो गए हैं हमारे पे। देखिए एक यहाँ पर उल्टे हाथ से अपने जो है हौसला बढ़ा रहा है मुट्ठी बंद करके, और एक सीधे हाथ से खड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, तो इधर एक का नाम रख लेते हैं बेचारे का राम, और इसका नाम है यहाँ पर श्याम। तो राम और श्याम की जोड़ी के साथ में हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो देखिए जनरल इक्वेशन, पहले इसको समझ लीजिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। पेयर का मतलब होता है टू, पेयर का मतलब होता है यहाँ पर टू, जिसमें दो हो। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी, लीनियर का मतलब अगर नहीं पता है तो लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होगी। जिसकी मैक्सिमम डिग्री होती है उसको लीनियर कहते हैं। इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, टू वेरिएबल, यानी कि कोई भी दो वेरिएबल यहाँ पर लिए जा सकते हैं। एक्स वाई लिया जा सकता है, आपके लिए वाई जेड लिया जा सकता है, बहुत से हो सकते हैं, एक्स जेड हो सकते हैं, पर यहाँ पर हम जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं वो एक्स और वाई को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर ना, जो जनरल इक्वेशन होती है उसकी वो क्या बन जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, कितने तरह के सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास में 3 प्रकार के सॉल्यूशन यहाँ पे निकलते हैं। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन। पहला क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं लेकिन किसी एक पॉइंट पर, किसी एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही है, इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन मैंने ये दोनों लिख दिए, ये दो इक्वेशन ही यहाँ पर चलेंगी। अब इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और ये कैसे टाइप की लाइन होती है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर काट रही है। दूसरी हम यहाँ पे बात करें जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, जैसा हमारा पैरेलल लाइन के केस के लिए होता है। ऐसे दो लाइनें हमने बनाई तो एक दूसरे के पैरेलल है, हर पॉइंट पर ये एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी,
कहीं पर भी आप चले जाओ, ये कभी जीवन में एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, ठीक है ना, नहीं करेंगी। तो इसकी जो कंडीशन होती है हमारे पास में वो होती है A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर होते हैं, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के। क्लियर है, समझ में आई इतनी वैल्यू। और तीसरा जो हमारे पास सॉल्यूशन इसके निकलते हैं वो निकलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही चलती रहेगी, यानी कि हर पॉइंट पर इसको काटती रहेगी, हर पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करती रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट इंटर कोइंसिडेंट लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्लियर है, जो इसकी कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। क्लियर है, इसके सारे क्वेश्चन मैंने वन शॉट के अंदर करा रखे हैं, आप जाकर चाहो तो अपने चैनल के ऊपर देख सकते हैं इसको। बाकी नहीं तो अभी तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा, अभी लेकर आऊंगा इसका चैप्टर, खास क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके डायरेक्ट पेपर पर्पज से होंगे, उतना पढ़ के चले जाना अगर कुछ नहीं पढ़ा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, कौन कौन से मेथड है जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अपनी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यानी कि हमारे अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने तो करने के क्या क्या तरीके रखेंगे। सबसे पहला जो तरीका रहेगा वो रहेगा ग्राफिकल मेथड का, यानी कि आपने कोई दो ग्राफ बनाया और ग्राफ इक्वेशन तो मान लो ऐसे बना, यहाँ पर कोई पॉइंट पे ये इसे काटने लग रहा है, इससे बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, आपके पास में मान लो कोई इक्वेशन है, या इस तरीके से आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है, आपने क्या करा, यहाँ से x का मान निकाला 2 + y और उठाकर इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तीसरा तरीका होता है हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड। तीसरा क्या हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड कैसे होगा, मान के चलिए आपने लिखा है x + 2y इक्वल टू में 3 और यहाँ पे लिखा है 2x माइनस का y इक्वल टू में 5। अब ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसे एलिमिनेट करने के लिए या तो x के, या तो आप x के कोफिशिएंट को बराबर कर लेंगे या आप y के कोफिशिएंट को बराबर, किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर करके और उनको सब्सट्रैक्ट या ऐड करके उनको एलिमिनेट कर देंगे। एक एलिमिनेट हो जाएगा कोई भी यहाँ पर वेरिएबल, तो दूसरा वेरिएबल की मदद से आप आराम से निकाल सकते हैं और फिर वैल्यू पुटिंग से आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गया थर्ड के। चलिए फोर्थ चैप्टर देखते हैं। ये देखिए आ गए हैं मिस्टर बीन यहाँ पर हमारा जो है अच्छे से इस चैप्टर को समझाने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने अभी पीछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा है वही यहाँ पर है, वहां पर मैंने जीरो हटा दिया था, यहाँ पर लेकिन जीरो लगाएंगे। तो इसकी जो जनरल बेसिक फॉर्म जो इसकी होती है वो होती है ax² bx + c = 0। यहाँ पर भी हम कहेंगे कि a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक से हटकर सिर्फ लीनियर में चली जाएगी। डिग्री इसकी भी 2 रहेगी, मैक्सिमम डिग्री 2 रहेगी। और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स की तो एटमोस्ट इसमें भी 2 ही रहेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें मेथड टू सॉल्व की, किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है, लाइक हमारे पास में मान के चलिए एक इक्वेशन लिख दी है, कुछ भी आप इक्वेशन ले सकते हैं, x² माइनस का 3x + 2 आपने ये इक्वेशन लिख दी। अब आप इसको मिडल स्प्लिटिंग वैल्यू से आप इसको क्या करेंगे, मिडल वैल्यू को स्प्लिट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे x² आपने लिखा, माइनस का 2x लिखा, माइनस का x लिखा, प्लस 2 लिखा, तो यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो x - 2 और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x - 2 आपको मिल गया। तो फाइनली जो आपको मिला x - 2 और x - 1, तो इस तरीके से आपने ब्रेक कर दिए, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेथड है डिस्क्रिमिनेशन मेथड। इस मेथड को हम लोग क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें यूज कैसे करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d = b² - 4ac, d = b² - 4ac। अगर मैं नेचर ऑफ रूट की बात करूं, यहाँ पर नेचर ऑफ रूट की बात करूं, तो अगर आपको d = 0 मिलता है या d > 0 मिलता है, तो उस केस में, दोनों ही केस में आपके जो रूट्स आएंगे, जो आपके रूट्स निकलेंगे यहाँ पर वो रियल होंगे, ठीक है ना। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। लेकिन d = 0 पर इक्वल रूट्स आएंगे और d > 0 पर डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। इक्वल रूट का मतलब है यहाँ पर कि अगर x की वैल्यू 1, 2 आई है तो दूसरी भी 2 ही आएगी, तो इसे बोलते हैं इक्वल रूट्स मिलेंगे। लेकिन डिस्टिंक्ट रूट का मतलब हो जाता है अगर x की वैल्यू 1, 2 है तो x की एक वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी अनदर आ सकती है, इसको कह रहे हैं डिस्टिंक्ट रूट। तो d > और d = पे अगर आपकी d की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, d की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब जाकर आप अपनी x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तब जाके आप अपनी x की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। d की वैल्यू, अब d की वैल्यू कब आपको मैंने बता दिया ना, = 0, यानी कि d का मान या तो 0 आ जाए या d का मान 0 से बड़ा आ जाए, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अदरवाइज फाइंड आउट नहीं करनी है, अदरवाइज फाइंड आउट नहीं करनी है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। फॉर्मूला क्या होता है x का हमारे पास में, x = -b + √d 2a, और डायरेक्ट जो लोग लगाना चाहते हैं वो इसके लिए मैं बता देता हूँ, -b + √b² - 4ac अपॉन में 2a, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तीसरी कंडीशन हमारे पास आ जाती है, अगर हमारे पास में d <0 आता है,
डी की वैल्यू लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि डी का मान आपका नेगेटिव आ गया, डी का मान आपका क्या गया, नेगेटिव आ गया, तो कोई भी रूट्स इसका रियल नहीं होगा, कोई नो रियल रूट्स इसके पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन हमें दे रखी है, अगर मैं यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 दे रखी है, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब वही है, मिडल स्प्लिटिंग लगानी तो लगाओ, नहीं तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, बी की वैल्यू आपके पास -7 और सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 है। अब अगर मैं डी लगाता हूँ यहाँ पर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू आए माइनस की 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10, तो 7 का स्क्वायर 49 मिला आपको, 49 आ गया। और यहाँ से करेंगे आपके पास में तो 10 इंटू 4 करेंगे तो 40, तो यहाँ से आपको 9 बच गया। तो डी का मान देखो 9 आ रहा है, यानी कि डी ग्रेटर देन क्या आ रहा है हमारे पास में 0 आ रहा है, मतलब इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, हमारे रियल रूट्स आएंगे। अब डी की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है तो उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, अगर 0 आती तो हमें पता है यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट आएंगे इसके, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, क्योंकि डी की वैल्यू 0 नहीं आई है, 0 से बड़ी आई है, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे। तो नेक्स्ट आ गया बाहें पसारते हुए हमारा दोस्त शाहरुख खान, ठीक है ना, ये है हमारा SRK। तो SRK यहाँ पर आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझाने के लिए, एपी को बताने के लिए। तो देखिए एपी जो हमारी जनरली बात करती है वो बात करती है सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर, सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर यहाँ पे बात करती है। तो सीरीज कैसी होती है, जैसे A1 A2 A3 A4 AN तक हमने यहाँ पर लिख रखा है, या इसी सीरीज को हम ब्रेक कर सकते हैं A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो नंबरों में समझो, जैसे 2 लिखा है, 4 6 8 अप टू ऐसे करके किसी ने यहाँ पे लिख रखा है, तो ये एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। अब ये सीक्वेंस में क्या करा जाता है, कैसे हमें पता लग रहा है ये सीक्वेंस हमारा एपी का है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें कैसे पता लगेगा सीक्वेंस एपी है कि नहीं है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहली टर्म आती है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इनके दोनों के बीच का फर्स्ट टर्म या आगे से पीछे वाले के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। अब आज तक आपने जो रट्टा मार के फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डी बराबर A2 माइनस A1 कर दो, या A3 माइनस A2 कर दो, या A4 माइनस A3 कर दीजिए, ये आपने रट्टा मार के पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में डी का फॉर्मूला देखो, एक्चुअल जो बनता है वो बनता है AN माइनस 1। ये आप अगर याद रखेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है ना। इसको आप याद रखिए, यहाँ पर क्या याद रखेंगे, ये फॉर्मूला, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये ही फॉर्मूला है आपका डी का एक्चुअली। अब एन की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस A1, अगर मान लो मैं n बराबर 2 रखता हूँ तो डी क्या मिलेगा आपको A2 माइनस A1 मिलेगा। अगर मैं n बराबर 5 रख देता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से A5 माइनस A4 मिलेगा। तो जो भी आप रखेंगे वो यहाँ पर आपको आराम से डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है आप सभी लोगों को, क्लियर है। तो यहाँ पर डी का फॉर्मूला क्या होता है, AN माइनस 1। फिर यहाँ पर बात करते हैं n होती है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स और AN होती है हमारी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास AN इजिकल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए ये किसी भी AP को पहचानने का तरीका क्या है, अगर मैं 4 में से 2 घटा रहा हूँ तो कितना आया 2, 6 में से मैंने 4 घटाया तब भी क्या है 2, 8 में से 6 घटाया 2, मतलब मेरा हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो AP हमारी वो कहती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि ये जो सीक्वेंस हमें दिया गया है ये AP में है। क्लियर है, चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं सम ऑफ nth टर्म के बारे में, कि सम ऑफ nth टर्म क्या होता है। देखो सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, जब हमारे पास में a और an गिवन होंगे तब हम डायरेक्ट लगा सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब अगर आपको ऐसा हुआ कि पहले से ही आपको क्या कर रखा है, यहाँ पर Sn गिवन कर रखा है, यानी कि आपको सम ऑफ nth टर्म गिवन है, ठीक है ना, आपसे कह रहा है nth टर्म फाइंड आउट करो, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है an इज इक्वल टू Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद करके चलना है, याद करके चलना है, ठीक है ना। अगर मान लो आपकी कोई 3 टर्म A B C AP में दे रखी है तो याद रखिएगा जो 2b की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, A प्लस C के बराबर होगी। 2b की वैल्यू किसके बराबर होगी, A प्लस यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होगी। अब एक एग्जांपल है हमारा यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। हमें A की वैल्यू दी गई है, AN दिया गया, Sn दिया गया, हमसे कह रहा है n फाइंड आउट करके बताओ कितना होगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो भाई Sn का डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2, आपके पास में A प्लस AN वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे। Sn की वैल्यू आपको पता है 400 है, यहाँ पर n/2 लिखेंगे। A की वैल्यू आपको 5 दी गई है, AN आपका दिया गया है 45, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये हो गया हमारे पास में 400 इंटू में 2 इस 2 को हम इस तरफ लेके चले गए, और यहाँ पर हमारे पास बन गया n गुना में 50।
तो n बराबर हमें मिला 400 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय में 50, जीरो से हमने एक जीरो काटी, 5 8 हमारे पास क्या हो गया 40 हो गया। तो n की वैल्यू आपको मिल गई 8 इंटू 2 बराबर में 16। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अभी यहाँ पर सवाल कराने की बात नहीं है, पर मैंने फिर भी एक दो सवाल आपको करा दिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद रखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है, यानी कि ये जो नंबर हमें यहाँ पर दे रखे हैं, इसका जो सम होगा वो क्या होता है एन एन प्लस वन बाय टू, एन एन प्लस वन बाय टू, ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसका सम हो जाता है। सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर की अगर बात करें कि 1 + 3 + 5, अगर इसका सम हमें कह रहा है तो आप डायरेक्ट एन स्क्वायर डालिए, आपका सम मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे मानिए आपको लिखा गया यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है ना, इस तरीके से हमें यहाँ पर ये दिया गया। ठीक है ना, इस तरीके से अगर ये यहाँ पर दे रखा है हमें, तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, मान लो 7 हमारी लास्ट टर्म आई है। ठीक है ना, एन टर्म हमारे पास क्या है, लास्ट में 7 है, तो आप क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 7 49, जब इसको जोड़ेंगे तो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है, ऐसे मैंने डाल दिया रैंडमली, आप थोड़ा सा भी देख के इसको वो कर लेंगे कि एन स्क्वायर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर का। ठीक है ना, ये मैंने बस ऐसे ही डाल दिया। अभी आपको एन जितने दिए जाएंगे उसके हिसाब से आप इसको सम करके फिर अपना देख सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इस वाले को तो आप हटा ही दीजिए, ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है बहुत छोटे से में, ये हमारा किसी काम का नहीं है। अगला जो है हमारे पास में, इफ आस्क्ड टू फाइंड द mth टर्म फ्रॉम द एंड टर्म, अगर मान लो आपसे कह रहा है कि किसी एपी की मुझे एंड से 7th टर्म को फाइंड आउट करिए, तो आप उस केस में क्या करेंगे, अपनी एपी को रिवर्स कर देंगे। आप अपनी एपी को क्या कर देंगे, यहाँ पर रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करके एपी में जो लास्ट टर्म आपकी पहले बन रही थी उस लास्ट को फर्स्ट बनाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे और उससे अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है आप सभी लोगों को, चलिए आगे बात करें। अब आ जाते हैं ट्रायंगल। ये भैया तो सारा पढ़ा के ही जाएंगे। ठीक है भैया, इसका भी नाम रख देते हैं, इन भैया का नाम है मोनू भैया। तो मोनू भैया तो सारा पढ़ा के जाएंगे यहाँ पर, मोनू भैया नहीं मानने वाले बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो देखो ट्रायंगल्स की बात करते हैं। ट्रायंगल हम जानते हैं कोई भी ऐसी क्लोज शेप जिसके 3 साइडें होंगे, 3 एंगल होंगे, इसको हम लोग यहाँ पर कह देते हैं ट्रायंगल्स। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोगों की जो जनरली बात हो रही है वो सिमिलर फिगर्स को लेकर होती है। सिमिलर फिगर क्या होता है, 2 फिगर आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, उसकी शेप सेम होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका साइज भी सेम हो सकता है एक, जैसे मैंने ये बना दिया, अब एक मान लो ये हो गया, तो अब ट्रायंगल तो दोनों ही है, सेम दिख रहे हैं, लेकिन इनकी जो साइज है वो दोनों के अलग अलग है। एक यहाँ पर देखिए ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है, तो साइज मैटर नहीं करता, सिमिलरिटी होने के लिए मैटर करता है आपका क्या, ट्रायंगल के जो बड़ा जो आपकी सिमिलरिटी है, यानी कि उसकी जो कह सकते हैं शेप है वो सेम होनी चाहिए, तभी वो सिमिलर कहलाएगा। अब कुछ कंडीशन है सिमिलर के लिए, अगर कोई लाइन सेगमेंट आपको 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं तो वो हमेशा सिमिलर कहलाते हैं। 2 लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर होते हैं। 2 सर्कल मिलेंगे तो वो हमेशा सिमिलर कहलाएंगे। अगर कोई 2 स्क्वायर मिलते हैं तो वो हमेशा सिमिलर होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर सेम मिलते हैं तो वो भी सिमिलर होंगे। तो 2 जब भी कोई एक जैसी चीज मिलेंगी तो वो हमेशा सिमिलर होंगी, छोटी बड़ी होगी चलेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आगे बात करते हैं बीपीटी। बीपीटी बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कह लो यहाँ पर इसको, या थेल्स थ्योरम कह लो। पेपर में 101% इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार थ्योरम पक्का आएगी 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 आएगी, किसी भी सेट में आएगी, लेकिन आएगी, करके जाना। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इतनी बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बेटा, टीचर की बात मान लो थोड़ा सा, कि थ्योरम आएगी आपकी, बस कह रहा हूँ सर एकदम अच्छे तरीके से आएगी थ्योरम। तो इसका जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली याद रखना। अगर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं अगर हमारे पास में कि डीई लाइन हमारी बीसी के अगर पैरेलल है, इक्वल नहीं है, पैरेलल है, अगर हमारी डीई लाइन बीसी के क्या है यहाँ पर पैरेलल है हमारे पास में, तो एडी बाय डीबी इक्वल होगा एई बाय ईसी के, यानी कि एडी बाय डीबी का रेशो एई बाय ईसी के रेशो के कैसा होगा, बराबर होगा। कैसा होगा, बराबर होगा। इसका कन्वर्स हमसे क्या कहता है, यहाँ पर कन्वर्स हमसे कहता है कि अगर एडी बाय डीबी का रेशो एई बाय ईसी के रेशो के बराबर है, तो डीई इस पैरेलल होगा किसके, बीसी के। डीई पैरेलल होगा हमारा किसके, बीसी के। क्लियर है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब एमसीक्यू के लिए मैंने एक खास बात यहाँ पर लिखी हुई है। एमसीक्यू के लिए खास बात क्या है, बहुत बार ऐसा होता है आपको वैल्यू जो दी जाती है, एक इसकी वैल्यू दी जाती है, एक पूरी वैल्यू दी जाती है, फिर एक इसकी वैल्यू दी जाती है, फिर एक पूरी वैल्यू दी जाती है, तो आपको कंफ्यूजन रहता है कि कैसे करेंगे इसको यार, हमने तो
जो बीपीटी पढ़ी है उसमें AD बाय DB का रेशो होता है। तो देखो चिंता की बात नहीं है, चिंता की तो कोई बात नहीं है, मैं उससे भी बता सकता हूँ कि ये कैसे निकल जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट लिख लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, AD बाय AB, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, AD बाय AB इक्वल होगा आपका किसके, AE बाय AC के। तो ये आप MCQ में अपना डायरेक्टली इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, वरना मैं इसका डायरेक्ट जो है इसको सॉल्व करके भी बता सकता हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम फॉर्मूले समझा रहे हैं, ना कि किसी चैप्टर को। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिमिलरिटी होने के लिए, किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहली क्राइटेरिया हमारे पास आती है साइड साइड साइड। अगर किसी ट्रायंगल की सारी साइड आपस में बराबर हैं, किसी ट्रायंगल की सारी साइड सिमिलर हैं, कैसे पता लगेगा, जैसे मान लो यहाँ पर 3 है, तो 3 का डबल 6 हमें यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 वाली साइड हमें कहाँ पे मिल रही है, डबल इसके 8 मिल रही है। यहाँ पे हमारे पास 5 दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। मतलब ये तीनों साइड बस डबल है साइज में, ठीक है ना, जो उसकी लेंथ है वो सारी की सारी डबल हो रही है, लेकिन शेप दोनों की सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AB बाय DF का रेशो BC बाय DE के रेशो के बराबर होगा और AC बाय EF के रेशो के बराबर होगा। और हम कह देंगे कि ट्रायंगल ABC हमारा किसके बराबर सिमिलर है, ट्रायंगल FDE। अब यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ से बात करी है ABC चल रहा हूँ, तो अब 3 का डबल कहाँ पे मिला, 6 मिला मुझे इस साइड पर, DF वाली साइड पर। कहाँ मिला मुझे, DF वाली साइड पर, ठीक है ना। तो मेरा जो है DF, फिर DF के साथ में मेरा क्या है, E आया है, DF के साथ में क्या आया है, मेरा D आया है। तो मैं FDE ऐसे होकर चलूंगा, मैं ट्रायंगल को अपने बहुत देखते हुए चलूंगा। यही गलती आप पेपर में कर देते हो और गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है ना। तो ट्रायंगल को देखना, ये ABC मेरा 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। अब मुझे क्या चाहिए, इनके डबल आ रहे हैं यहाँ पर, तो 6 हो गया, 6 के बाद 8 आना चाहिए, 8 के बाद 10 वाली आनी चाहिए। तो मैं ऐसे घूम के चलूंगा, ठीक है ना। तो FDE, देखिए मैंने FDE लिखा है, इसलिए क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात। अब दूसरा हमारे पास आता है, इसको बोलते हैं हम लोग साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। अब साइड एंगल साइड के अंदर हमारे पास में क्या है कि कोई भी दो साइड अगर हमारी बराबर है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारी जो AB है वो बराबर है हमारी DE के, जो हमारी BC है वो बराबर है हमारी EF के। अब तीसरा जो एंगल हम यहाँ पर ले रहे हैं वो एंगल इन दो साइड का बीच का ही होना चाहिए, इन दो साइड के बीच का ही एंगल होना चाहिए। ऐसा ना हो आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो ये वाला वैलिड नहीं होगा, ये वाला एंगल ले रहे हो ये वाला वैलिड नहीं होगा। एंगल वही लेना है जो उन लाइनों के बीच में आएगा, जिन दो लाइनों को हम यहाँ पर ले रहे हैं अपनी, तभी ये एंगल हमारा सिमिलर कहलाएगा, साइड एंगल साइड कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, वरना गलती हो जाएगी पेपर के अंदर और इसी बात के मार्क्स कट जाते हैं और हमें लगता है हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है। तो एंगल B अगर एंगल E के बराबर है और AB बाय DE BC बाय EF के बराबर है, तो हमारे ट्रायंगल ABC DEF के कैसा है, यहाँ पर सिमिलर है। तीसरी क्राइटेरिया आती है हमारी एंगल 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 की। वैसे देखिए सिमिलरिटी को हम दो बात पे भी प्रूव कर देते हैं, यानी कि दो चीजों पे, एक साइड एक एंगल अगर बराबर भी हो जाता है तब भी वो सिमिलर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम 3 पर आपको दिखा रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ट्रिपल ए की बात कर रहे हैं, तो ट्रिपल ए में भी सेम चीज है हमारे पास यहाँ पर, ये ट्रिपल ए पे आप 3 एंगल, 2 एंगल अगर किसी के बराबर हो रहे हैं आपस में, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर हो ही जाएगा। मैंने लिखे यहाँ पे 2 ही एंगल के बारे में, आप तीसरा ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा इस तरीके से। तो हम कह देंगे ट्रायंगल PQR हमारा सिमिलर है किसका, KLM ट्रायंगल के बराबर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट चैप्टर से पहले कुछ एक नोट बना के बात लिखी हुई है, खास इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नोट में मैं सारी बात इंपॉर्टेंट ही लिखता हूँ। अगर मान लो आपको दो ट्रायंगल ABC और PQR, दो ट्रायंगल आपको सिमिलर यहाँ पर दे रखे हैं, तो उनकी पेरीमीटर का जो रेशो होगा, यानी कि उनके ट्रायंगल के पेरीमीटर का जो रेशो होगा वो बराबर होगा AB बाय PQ के, BC बाय QR, AC बाय PR, या मीडियन के भी रेशो के बराबर होगा। यानी कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC और पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PQR का जो रेशो है वो इनकी साइडों के, मान लो AB है तो यहाँ पर हमारे पास PQ है, यहाँ पे हमने अगर BC ले ली अपनी तो यहाँ पे हमारे पास में QR आ रही है, यहाँ पे अगर हमने मान के चलिए AC ले ली तो बच्चे में PR आ रही है। अगर डायगोनल की भी बात कर देते हैं तो यहाँ पे इसकी डायगोनल या मीडियन, सॉरी डायगोनल कह रहा हूँ, यहाँ पे मीडियन या एल्टीट्यूड, ये भी इसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। डायगोनल नहीं, एल्टीट्यूड और मीडियन, बाय माय मिस्टेक जो मैंने वो बोल दिया, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी। अगला आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी वजह से हमारे क्या होगा, मिस्टर बॉस जो है बहुत खुश हो गए। तो देखो मिस्टर बॉस की बात सुनते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले समझ में आना चाहिए कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, XY प्लेन में डाले गए पॉइंट्स, जैसे X, Y, ये जो पॉइंट्स हैं इन्हीं पॉइंट्स को हमने क्या नाम दे दिया, कोऑर्डिनेट कहा।
इन्हीं पॉइंट को हमने यहाँ पे क्या कहा, कोऑर्डिनेट कहा, ठीक है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम एक्स वाई प्लेन, या फिर इसी को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमें दे रखे हैं। तो कोऑर्डिनेट में जो एक्स होता है हमारा, इसको बोलते हैं एफ सीसा, एफ सीसा, एफ सीसा, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब अगर बात करें हमारे कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम इसको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ऐसे ही वाई का भी एक नाम होता है जिसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, वाई को भी क्या कहते हैं हम, वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। अब हमारे पास में क्या है कि जब भी कोई कार्टेशियन प्लेन को एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन पॉइंट। इस जगह पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा 0 0 होते हैं। कैसे होते हैं, 0,0 कोऑर्डिनेट मिलते हैं। अब देखिए इसकी वजह से हमारे चार पार्टीशन में ये क्या होता है, क्वाड्रेंट हमारा टूट जाता है। यानी कि ये कार्टेशियन प्लेन चार पार्ट में टूटा हुआ, तो इसकी वजह से इसका नाम रखा गया क्वाड्रेंट। इसलिए इसको क्या कहा गया, क्वाड्रेंट कहा गया। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, उसके अंदर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स हमारा पॉजिटिव होता है और वाई हमारा नेगेटिव होता है। अब इसमें जो खास चीज है आपको पढ़ने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। मान के चलिए मेरे पास में कोई एक ए पॉइंट है और यहाँ से मुझे कहीं बी पॉइंट पर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब मुझे इनके बीच की क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पे होल अंडर रूट। पूरे पे क्या लगा देंगे, हम अंडर रूट लगा देंगे। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर से पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या बात समझ रहे हैं हम यहाँ पर, कि जो हमारे पास में अगर मान के चलिए कोई एक कोऑर्डिनेट, मान लो इसकी वैल्यू में 0,0 ले लेता हूँ। अगर मान लो मेरा एक कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाए, x1 y1 मेरे 0,0 हो गए, तो मेरे जो ए बी की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी ना डायरेक्टली, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट मुझे इसके मिलेंगे सेकंड वाले के। तो आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा अगर एक कोऑर्डिनेट आपके 0 0 हो जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, अगर मेरी ए बी की डिस्टेंस प्लस बीसी की डिस्टेंस बराबर आती है एसी के डिस्टेंस के, तो इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है ना। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी पॉइंट का, जैसे यहाँ पर पी पॉइंट है, पी पॉइंट का ए से और बी से समान दूरी पर होना। पर इसको आप कहीं से कहीं तक मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला मत लगा देना, क्योंकि मिड पॉइंट वाला अगर आप अपने फॉर्मूला लगा दे तो काम बिगड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इक्वी डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रखिएगा ये बात। मिड पॉइंट आपका जो है सेक्शन फॉर्मूला मत लगा देना, जो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। मत लगाना, मत लगाना, अभी आप लोगों को बोल रहा हूं, वरना काम खराब हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। तो एपी बराबर हमारा पीबी के हो जाएगा। यहाँ पर एपी की डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पर पीबी की डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों के इक्वेट करेंगे और अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, समझ आ गई बात को। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर किसी चीज के पार्टीशन में टूट जाना, उसे सेक्शन कहते हैं। मान के चलो मेरी 10th क्लास है, अब 10th क्लास के अंदर मेरा ए सेक्शन भी है, मेरा बी सेक्शन भी है, मेरा सी सेक्शन भी है, मेरा डी सेक्शन भी है, ऐसे बहुत सारे सेक्शन यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको ही हम सेक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, किसी चीज को ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया जिसका नाम रखा गया सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना, जिसका नाम क्या रखा गया यहाँ पर, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो मान लो सेक्शन फॉर्मूला दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला और एक होता है एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। एक हमारा होता है यहाँ पर इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, एक होता है हमारे पास में एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। अगर कोई लाइन, मान लो ये जो लाइन है हमारे पास में ए बी लाइन दे रखी है, अब ए बी लाइन ये हमें दे रखी है, अब मैंने इसको बीच से काटा, कुछ पार्ट यहाँ डिवाइड हुआ, कुछ पार्ट ये डिवाइड हो गया। इसको जब अगर रेशियो मुझे अंदर अंदर से रेशियो मिल रहा है, तो मैं इसको कहूंगा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, जिसके कोऑर्डिनेट यानी कि पी के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट साइड में। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन। सेम वाई के लिए हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन। क्लियर है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। अगर मान के चलो हमारा एम एन के बराबर आ जाए, अगर एम एन के बराबर आ जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कंडीशन शायद मैंने आगे लिखी होगी पर फिर भी बता देता हूँ। तो उस केस में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो x होता है वो x1 प्लस x2 बट्टे 2 के बराबर होता है, और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2 के बराबर हो जाता है।
ठीक है ना, ये आप डायरेक्टली वहां पर इस्तेमाल फिर कर सकते हैं अगर m और n की वैल्यू बराबर हो जाती है। दूसरा आता है एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। एक्सटर्नल में क्या है हमारे पास में, एक तो हमारे पास पूरी लाइन होगी कि भाई पूरी लाइन हमारी जो है वो मान लो कुछ m रेशियो की है, और इसमें से कुछ छोटा सा पीस जो है वो n रेशियो का कटा हुआ है जो काटना है हमें या कुछ भी करना है इस तरीके से। तो हमें बताइए क्या होगा, तो उस केस में बस यहाँ पर माइनस लगा देना है फॉर्मूले के अंदर, और कुछ आपको नहीं करना है। और ये जो कंडीशन है m बराबर n यहाँ पर कभी नहीं होगा, अगर हो गया तो रिजल्ट जीरो ही मिलेगा, x की वैल्यू भी जीरो और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पर जीरो ही हो जाएगी। क्लियर है, अगर यहाँ पर ये नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम जिसकी मैं अभी पीछे बात कर रहा था, मैंने कहा था ना आगे डाला होगा मैंने, तो देखो अगर m n के बराबर हो जाता है, m n के बराबर हो जाता है तो 1:1 की कंडीशन मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो उस टाइम पे हमारे जो कोऑर्डिनेटर होंगे वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। क्लियर है। सेंट्रोइड की बात कर लेते हैं कि मान लो कोई ट्रायंगल हमें दे रखा है, उसके कुछ कोऑर्डिनेटर, उसके अगर मुझे सेंटर पॉइंट को निकालना है, अगर मुझे उसके सेंटर पॉइंट को निकालना है तो उस सेंटर पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट का सम करेंगे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट का सम करेंगे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो सेंट्रोइड के हमें पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है एरिया ऑफ रोम्बस। अगर मैं किसी भी रोम्बस का एरिया निकालना चाहता हूं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू डायगोनल d1 इंटू डायगोनल d2। यानी कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो डायगोनल है यहाँ पर जो a b c d आपने कोऑर्डिनेट रख रखी है, यहाँ पे आपके पॉइंट है, यहाँ पर इस पे क्या करेंगे, इन पॉइंटों पे जो कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 ये आपने दे रखे हैं। तो इनकी जो डायगोनल, इनकी जो डिस्टेंस होगी a से लेके आपकी मान लो c तक और b से लेके आपके d तक, ये जो डिस्टेंस होगी आपके पास में, इस डिस्टेंस को आप फाइंड आउट करेंगे और उठाकर इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, तब जाकर इस फॉर्मूले में रखने पर आपको एरिया ऑफ रोम्बस मिलेगा। सेम आप पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो आपकी डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में काटती हैं, यानी कि हमेशा एक सेंटर पॉइंट बनाती हैं। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC किसके बराबर होंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD। इसकी मदद से यहाँ पर वो क्या हमारा मिड पॉइंट है, तो आप आराम से अपनी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि किसी के कोऑर्डिनेट मिक्स हो, यहाँ पर हो सकता है ना कभी कभी मिस रह जाते हैं, कोई भी होता है नहीं मिलते हैं, एक्स वाई छोड़ देते हैं, तो मिसिंग वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। देखो भाई साहब उंगली दिखा के बात कर रहा है, ये उंगली नहीं दिखानी है बच्चों को बिल्कुल भी। उंगली देख लो कैसे उंगली दिखा के, वो देख लो कितना कह रहा है, ये टॉपिक जरूरी पढ़ना है हमें। उंगली दिखा के बता रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ लो पहले, सबसे पहले। ट्रिग्नोमेट्री इतना खतरनाक आपको लगता है, आज इजी हो जाएगा, आज समझ लो क्या होता है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री आपका क्या होता है, यहाँ पर जिसकी 3 साइड होती है, जिसकी कुछ ज्योमेट्री होती है, उसको ट्रिग्नोमेट्री आपका होता है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल, याद रखना, राइट ट्रायंगल के ऊपर काम करती है। राइट ट्रायंगल नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी यहाँ पर, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं किसी एंगल को कंसीडर कर लेता हूँ तो ये P हमारा है परपेंडिकुलर, B हमारा होता है बेस और एक होती है हमारी हाइपोटेनस। 3 साइड यहाँ पर मिलती है और एक एंगल इसका 90 डिग्री जरूर होगा। सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ देखने के लिए मिलता है वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमारे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर। दोबारा सुनेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बता दिया P परपेंडिकुलर, B बेस होता है और H हमारा हाइपोटेनस होता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या होता है हमारे पास में, जो साइन थीटा होता है हमारे पास में SINE साइन लिखा जाता है, आप इसे फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, कोसाइन, टेंजेंट, इस तरीके से इनके नाम होते हैं। ठीक है ना, जो साइन होता है हमारे पास में वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है ना, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोसेक थीटा की बात करूंगा यहाँ पर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन में बेस और कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ट्रिक क्या रहेगी इसको याद करने के लिए, सही कौन सा तरीका, क्या याद रखेंगे, सही कौन सा तरीका। तो एक दोस्त कह रहा है पाला बदल पाला, हाँ हाँ भाई, तो ये आप इसकी ट्रिक को याद रखेंगे यहाँ पर। सही मतलब S से आपका साइन, C से आपका कॉस और T से आपका टेंजेंट, P से आपका परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस, B से बेस, H से हाइपोटेनियस, P से आपका परपेंडिकुलर, B से आपका बेस। तो इस तरीके से आप इसको, इस ट्रिक को याद रखेंगे। ट्रिक क्या है हमारा, सही कौन सा तरीका और पाला बदल भाई पाला। ठीक है ना, हाँ हाँ भाई, ठीक है ना, याद रखेंगे, पाला बदल पाला, हाँ हाँ भाई। क्लियर है, ये ट्रिक आप यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिक और है हमारे पास में। देखो साइन A इंटू कोसेक A, कभी भी आपको मान लो यहाँ पे मिल गया साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू, कॉस नहीं कोसेक, कोसेक 30 डिग्री,
तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट इन दोनों को कैंसिल करेंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास में मैंने बताया ना कि साइन हमारा क्या होता है 1/cos के बराबर होता है। तो ये कुछ टर्म याद रखेंगे, cos a sec a की मल्टीप्लाई हो रही होगी तो 1 आएगा, tan a cot a की मल्टीप्लाई होगी तो 1 आएगा। तो रिलेशन क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, साइन ए बराबर होता है 1/cos के और cos a बराबर होता है 1/sin के, ठीक है ना। cos a बराबर होता है हमारा sec a 1/sec के और sec a बराबर होता है 1/cos के, tan a बराबर होता है 1/cot के और cot बराबर होता है 1/tan के। tan का एक और फॉर्मूला होता है sin a बाय cos a, cot का भी ऐसे होता है cos a बाय sin a। कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं हमारे पास में, इसका भी बहुत खास यूज है कि साइन स्क्वायर ए कोस प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके, 1 के बराबर होता है। यहाँ से आप निकाल लेते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हमारा जो है साइन स्क्वायर ए के बराबर है। ऐसे ही आप कॉस के लिए निकाल सकते हैं, सब पे निकाल सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमारा होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी, आगे बढ़े। अब आती है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है आपकी, इससे एक क्वेश्चन तो पेपर में 101% देखने के लिए मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। तो ये टेबल आपको याद रखनी है कि कितने डिग्री पे क्या एंगल हमारा होता है। इसकी देखो जितनी जल्दी याद कर लेंगे वो अच्छी बात है, बाकी ये मैंने बनाना इसे सिखा रखा है आप लोगों को। आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये बनाना देख लेंगे आप कि किस तरीके से इसको बनाई जाती है, ठीक है ना। आप वन शॉट वहां पर जाके देखिए, आपको मिल जाएगा तरीका। तो इन वैल्यू को आपको ट्रिग्नोमेट्री की याद रख लेना है। क्लियर है, क्लियर है। अगर किसी को चैनल अभी भी नहीं पता है, कोई आपके दोस्त यार को आपको शेयर करना है, तो आप याद रखिएगा क्वांटम अंडरस्कोर क्लासेस अंडरस्कोर 21, ये आप याद रखिएगा, ये हमारा क्वांटम क्लासेस का बिल्कुल, इसको अगर आप डालेंगे तो डायरेक्टली पेज पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अरे ये लाला क्या देख रहा है यहाँ पर, देखो ये छोटा सा बच्चा तो इस खूबसूरत लड़की को यहाँ पर देखने लग रहा है। अरे ऐसे कैसे, चलो देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो बॉय है यहाँ पर, ये जो लड़का खड़ा हुआ है, ये लड़का इस तरफ इस लड़की को देख रहा है। तो जब कोई नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो जो इसकी ये लाइन जा रही है इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। और जो इसके यहाँ पर बेस ये बनता है, क्योंकि ये इसके पैरेलल एक बेस बनाएगा, ठीक है ना, इस बेस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इसके ऊपर देखने में जब कोई नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो उसके बीच में हॉरिजॉन्टल लेवल के और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम दूसरी बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन को। दूसरा हमारे पास आ जाता है यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। अब ये लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये एक बॉय है यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ पर चलती हुई इस गाड़ी को देखने लग रहा है, ठीक है ना, चलती हुई इस गाड़ी को देखने लग रहा है। तो नीचे हमारे पास में क्या है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल क्या है, लेवल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल हमारे पास में क्या है, ये जमीन पर है, लेकिन हमारा लड़का तो यहाँ खड़ा हुआ है ना, तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ ऊपर की तरफ बनेगा। और लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, ये इसकी लाइन ऑफ साइट बन जाएगी। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनने वाले एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि कोई इंसान अगर किसी ऊंचाई से खड़े होकर जमीन की तरफ को देखता है या अपने से नीची वस्तु की तरफ देखता है तो उसको हम क्या कह देते हैं यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और अगर कोई नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ को देखता है, ऊपर की तरफ देखता है, तो उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्लियर है, समझ आ गए यहाँ पर। और बाकी सारी इसमें जो वैल्यू लगेंगी आप याद रखिए, आपको साइन टेन कोट इन तीनों की तीन ही वैल्यू याद रखनी है, एक 30 डिग्री पर, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये याद रहेंगी तो आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। इनकी याद रख लिएगा, सब हो जाएगा, ठीक है ना। इनके रिवर्स ही बहुत से बनते हैं लेकिन यूज नहीं होते, यूज ये तीन ही होते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा सर्कल, और प्रोफेसर साहब आ गए हैं सर्कल पढ़ाने के लिए, ये हमारे प्रोफेसर हैं। तो प्रोफेसर साहब यहाँ पर सर्कल को बता रहे हैं कि सर्कल जो होता है हमारे पास में, सर्कल के अंदर क्या होता है, एक होता है सेंटर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं सेंटर, और एक होती है इनके पास में रेडियस, एक इनके पास क्या होती है, रेडियस। तो जो हमारे पास में रेडियस, दो रेडियस को अगर हम आपस में मिला देते हैं, यानी कि रेडियस जो होती है हमारे पास में वो डायमीटर का हाफ होती है, या मैं कह सकता हूँ कि डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ पर। अब अगर कोई लाइन मान के चलो हमारे सर्कल को टच करते हुए जा रही है, तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पर टेंजेंट लाइन कहते हैं। और जिस पॉइंट पर ये इसको टच कर रही है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है।
तीसरी, अगर मान के चलो कोई लाइन है हमारे पास में और वो सर्कल को बाहर से आते हुए अंदर से कट करते हुए, यानी सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करते हुए सीधी बाहर निकल जाती है, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं सीकेंट लाइन। ठीक है ना, ये हमारी क्या कहलाती है, सीकेंट कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर, ये हमारे पास में एक सर्कल है, सर्कल को मान लो ये अंदर से काटती हुई ये जो लाइन है हमारे पास में, जिसको मैंने ये ऑरेंज कलर डाला है, ठीक है ना, तो ये हमारी क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। ये वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। ठीक है ना, अब कोड में क्या है, कोड से जो नीचे का हिस्सा ये लाल रेड कलर में आप देख रहे हैं, नीचे का जो ये हिस्सा है इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ऊपर का जो हिस्सा है इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट। क्या बोला जाता है, इसको मेजर सेगमेंट बोला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर अब आ जाते हैं, अगर मान लो मैं एक सर्कल और बना लेता हूँ, ठीक है ना, ये मेरे पास एक सर्कल नहीं कुछ और ही बन गया, ठीक है ना, ये हमारा सर्कल है। अगर सर्कल को मान लो मैं ट्रायंगल शेप में इस तरीके से कट कर देता हूँ, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको कहेंगे हम माइनर सेक्टर, इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर माइनर सेक्टर कहेंगे, और ऊपर वाले पोर्शन को हम कहेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे हम, मेजर सेक्टर बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पर। अगर कोई लाइन, नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर है यहाँ पर, पांचवा फिगर है हमारा, अगर कोई भी टेंजेंट हमारे पास में यहाँ पर किसी सर्कल को टच करते हुए जा रही है, तो सेंटर से, यानी कि सेंटर से गिरने वाली रेडियस हमेशा उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। हमेशा क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी। ये बात आप याद रखेंगे, यही चीज हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं थ्योरम नंबर 10.1 के अंदर। आपकी सर्कल चैप्टर की जो पहली थ्योरम होती है वो उसके अंदर हम इसी चीज को प्रूफ करके चलते हैं। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे आगे टेंजेंट थ्योरम, ये आपकी, ये भी मैं कहूंगा कि आपकी टेंजेंट थ्योरम जो है ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर में। एक ये है और एक आपके पास में थेल्स थ्योरम है, दो ही थ्योरम है जो आपके पास में यहाँ पर हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास में जो टेंजेंट होते हैं पीटी और पीएस, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर गिरे हुए टेंजेंट आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट है हमारे पास में, कोई भी सर्कल के पास में वो सिर्फ दो और एटमोस्ट दो ही क्या कर सकता है, पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर सकता है। यानी कि दो ही टेंजेंट पैरेलल वहां पर हो सकती है। किसी भी सर्कल के अंदर दो से ज्यादा टेंजेंट पैरेलल नहीं हो सकती। मान के चलो ये मेरे पास सर्कल है, अब इस सर्कल पे मैं एक ऐसे बना दूं और अगर मैं एक ऐसे कर दूं, तो अभी टेंजेंट तो ये भी है, लेकिन अगर मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी। अब मीट कर जाएंगी तो भैया ये फिर हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में ये पैरेलल थोड़ी ना हो गई। तो एक सर्कल में सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया हमारे पास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब की बार तो हमारी मैडम आ गई हैं पढ़ाने के लिए, ये प्रोफेसर मैडम आ गई हैं यहाँ पर, तो वो पढ़ाएंगे हमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कुछ बेसिक टर्म्स को पहले समझ लो। अगर मैं सरकमफेरेंस की बात करूं सर्कल की, वो होता है 2 पाई आर। किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। अगर उसको हाफ कर देंगे तो सेमी सर्कल बन जाएगा। सेमी सर्कल का होता है पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल की बात करूं वो होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की, तो वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। क्वाड्रेंट के लिए, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, जो सर्कल होता है ना आपके पास में, ये सर्कल है, सर्कल के 4 हिस्से कर दो, तो ये जो एक हिस्सा हम ये शेड कर रहा हूँ मैं, ये वाला एक हिस्से का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर पेरीमीटर ऑफ डिस्क, यानी कि अगर मुझे मान के चलो एक हाफ सर्कल का, सेमी सर्कल का मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, तो भाई इस हिस्से का ये जो हमारे पास सर्कुलर पार्ट है इसको तो हम कह दिया पाई आर, और ये जो सीधी लाइन है इसका क्या हो जाएगा, ये दो रेडियस बनाता है यहाँ पर, एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर, तो इन दोनों रेडियस को क्या करेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ डिस्क हमें मिल जाएगा। क्लियर है। एंगल बात करेंगे, अगर मान के चलो सेमी सर्कल के अंदर हमारा कोई एंगल बन रहा है किन्हीं दो कोड को मिलाकर, एक कोड ये है हमारे पास, एक कोड ये है, दो कोड को मिलाकर अगर सेमी सर्कल के अंदर हमारा कोई एंगल बनता है तो वो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है, कितना होगा, 90 डिग्री बनेगा। ये मैंने यहाँ पे आपको पीछे बताई दिया कि डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो ये जो नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसके ये नीचे वाला हिस्सा, ये इसका क्या है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये इसका कहलाता है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 2 पाई आर। θ/360 2 पाई आर हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर है आप सभी लोगों को। नेक्स्ट पे चलें। अब बात कर लेते हैं सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। तो सेक्टर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सेक्टर क्या होता है, किसी चीज को पार्टीशन में लेना, वो सेक्टर कहलाता है आपका। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास में ये नीचे वाला हिस्सा हमारा कहलाता है माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला कहलाता है हमारे पास में मेजर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। और अगर मेजर सेक्टर आपको निकालना है तो देखो पूरा सर्कल है,
ये पूरा सर्कल है। अब इसमें से इतना हिस्सा अगर मैं कट कर दूंगा तो पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर देता हूँ। अगर मुझे बचे हुए हिस्से को निकालना है तो मेजर सेक्टर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में से यानी टोटल एरिया में से सर्कल के में से क्या कर देंगे, माइनस सेक्टर के एरिया को घटा देंगे। क्लियर है। सेम काम हम करेंगे यहाँ पर अपना सेगमेंट के अंदर। तो सेगमेंट में भी हमारा क्या है, ये सर्कुलर पार्ट पड़ा हुआ है बिल्कुल इसके जैसे ही। तो ये जो यहाँ पर ये नीचे वाला एरिया इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर माइनर सेगमेंट और ऊपर वाले को बोल रहे हैं मेजर सेगमेंट। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप इसी को लगाना, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि एंगल वो अलग अलग बता देता है, 90 डिग्री पे ऐसे लगा लेना, 60 डिग्री आ जाए तो ऐसे लगा लेना। आप घबराओ मत, आप बस यही लगाओ, एक ही याद रखो, जरूरत नहीं है ज्यादा याद करने का, वैल्यू के साथ याद करोगे तो याद ही नहीं होगा वो, ठीक है ना। तो इसे ही रिमेंबर रखिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के अंदर निकालेंगे पाई आर स्क्वायर में से माइनर का जो सेक्टर नहीं है, ये सेगमेंट है यहाँ पर, सेगमेंट, ये भी सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट है, ठीक है ना। तो माइनस सेगमेंट का आप क्या कर देंगे, यहाँ पर एरिया घटा देंगे पाई आर स्क्वायर में से, तो आपको मिल जाएगा मेजर सेगमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात आती है तो ये जो बाल होते हैं ना बेचारे, ये सभी बच्चे ऐसे बैग ले लेके जो है चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोड आ गया भैया सर, इतने सारे फॉर्मूले कौन याद करेगा, तो इसलिए बैग लेके ही घूमना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमारे पास में 3 साइडें होती हैं, एक होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जिसका सी को हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। सी से हमारा क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्व की जगह पर अगर मैं टोटल लगा दूंगा तो ये मेरा टी से बन जाएगा, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया। तो सी से जो क्यूबॉइड का होता है वो होता है 2l + b इंटू में h, 2l + b इंटू में h। और टी इसका होता है 2 टाइम्स ऑफ lb + bh + hl। और अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ अपने सरफेस एरिया का, यानी कि अपने क्यूबॉइड का, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास में lbh आ जाता है हमारा, ठीक है ना। l × b × h लिखो या lbh डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में क्यूब की बात कर लेते हैं। क्यूब की ऑल साइड इक्वल होती है, तो इसका जो सी का फॉर्मूला होता है वो होता है 4a², टी का फॉर्मूला होता है 6a², वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³, ठीक है ना। इसकी भी मैंने देखो पूरी वन शॉट डाल रखी है और उसमें बताया भी है कि कहाँ पर हम सी से लगाते हैं, कहाँ पर हम टी से लगाते हैं, कहाँ वॉल्यूम लगाना होता है, वो सब चीजें हमने यहाँ पर इसमें बता रखी है, ठीक है ना। सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर के अंदर 2 चीज पाई जाती है, एक तो हाइट पाई जाती है और एक रेडियस पाई जाती है। एच यहाँ पर क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है ना, एच क्या है, हाइट है, और आर तो आपको पता ही है रेडियस है, ठीक है ना। अब सी से जो होता है वो होता है इसका 2πrh और टी इसका होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। वॉल्यूम की बात करें तो πr² h इसका वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोन। कोन के अंदर हमारे पास सी की बात करें तो πrl होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 चीजें होती हैं, एक होती है सिलेंट हाइट, एल जो होती है यहाँ पर वो होती है सिलेंट हाइट, सिलेंट यानी तिरछी ऊंचाई, और एच जो होती है वो सिंपल हाइट होती है, जनरल हाइट जो हमारी होती है, आर तो रेडियस होती है। टी की बात करी जाए इसकी तो ये होता है πrl + r और वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h। क्लियर है। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर स्फीयर। स्फीयर के अंदर सिर्फ एक रेडियस पाई जाती है और स्फीयर हर जगह से सिमिलर होता है, इसी वजह से इसका चाहे तुम सी से कह लो चाहे टी से कह लो, वो एक ही बात चलेगी, बस उसमें एरिया होता है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि टी से अलग लगाना पड़ेगा। तो वो होता है 4πr²। वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका होता है 4/3 πr³। लेकिन हेमी स्फीयर या सेमी स्फीयर हम इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। हेमी माने भी आधा होता है, सेमी माने भी आधा होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, ये सब जगह से सिमिलर नहीं होता, ऊपर से तो देखो सिमिलरिटी दे रहा है लेकिन नीचे से ये फ्लैट हो जाता है, नीचे से ऐसे मान लो एक तरह का फ्लैट हो जाता है, ठीक है ना, हर जगह से सिमिलरिटी नहीं देता, इसलिए इसका टी और सी दोनों बनते हैं। तो सी इसका होता है 2πr² और टी होता है 3πr²। वॉल्यूम की बात करें तो होता है 2/3 πr³। क्लियर है, ये इसके फॉर्मूले थे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट है हमारे पास में स्टैटिस्टिक। देखो कितना लोड आ जाता है स्टैटिस्टिक्स वालों पे, कितना डेटा कितनी इन्फॉर्मेशन को वो इकट्ठी करके चले बेचारे, क्या होगा इनका स्टैटिस्टिक्स वालों का। सोचो जो लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, जो सीए करते हैं, जो अकाउंट जैसी चीजें पढ़ते हैं, कितना उनको दिमाग मारना पड़ता है इन सबको करने के लिए, कितना डेटा संभालना है। साइंस वाले बच्चों पे नहीं है इस तरीके का डेटा होता है, हालांकि उनकी पढ़ाई अलग है, टफ उनकी भी है, टफ उनकी भी है, लेकिन एक एक रुपया नहीं संभालना ना वहाँ पे बेचारे सीएस वाले तो कितना कुछ संभालते हैं जो आपके जो है कॉमर्स साइड के बच्चे होते हैं। चलिए, तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन, यानी कि जितनी भी जानकारी है उसको क्या करना, कलेक्ट करना, अब उनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, यही हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक कहलाता है, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम 3 तरह के मेथड यहाँ पर पढ़ के चलते हैं, एक मीन पढ़ते हैं, एक मोड पढ़ते हैं और एक मीडियन के बारे में पढ़ते हैं।
मीन को निकालने के हमारे पास तीन तरह के मेथड होते हैं। मीन को डिनोट करते हैं हम एक्स बार के साथ में, और इसको निकालने के तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा टोटल को बताता है। किसी भी चीज का जब हम सम करते हैं तो उस सम को बताने के लिए सिग्मा का एक सिंबल लगाया जाता है। एफ आई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास में, एक्स आई होता है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये जितना भी मैं यहाँ पे डिटेल दे रहा हूँ आपको, ये ग्रुप डेटा के लिए दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा ये किसके लिए दी जा रही है? आपको ग्रुप डेटा के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन मेथड में हम एक वैल्यू को अपनी एक्स आई के अंदर से एज्यूम कर लेते हैं ए, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। डी आई निकालने का जो फॉर्मूला होता है, हमारी जो एक्स आई हमने निकाला यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके जो निकाला, उसी में से एक वैल्यू ए को हम चुनते हैं। ज्यादातर वो सेंटर की वैल्यू होती है, यानी कि उनके जितने भी नंबर है उसमें से बीच वाली किसी एक वैल्यू को चुन लेते हैं, और उसको क्या करते हैं इसमें से सब्सट्रैक्ट करके एक नई डी आई की टेबल बनाते हैं, और फिर उसकी एफ आई से यानी कि एफ आई गुना डी आई करके हम एफ आई डी आई को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? इसका तीसरा मेथड है, इस पे बहुत कम चांसेस है कि पेपर में बने, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद ये मेथड आएगा कि नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते। वैसे आएगा नहीं, क्योंकि ये दो मेथड से ही काम हो जाएगा आपका। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें क्या होता है? इसमें एक नई चीज निकाली जाती है यूआई। यूआई कैसे निकालते हैं? जो डी आई आपने निकाला उसको एच से डिवाइड देके, एच क्या होता है? क्लास साइज होता है, जो हमारा निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकलता है। क्लियर है? समझ आ गया मीन के सारे फॉर्मूले। अब देखिए आगे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर मोड। नेक्स्ट हमारा मोड। मोड क्या होता है हमारे पास में? वो होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन एफ जीरो एफ टू इंटू में एच। एल क्या हमारे पास में? लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास कौन सी होगी? जो मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा नंबर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर दिखाई देगा, उसका जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको आप कहेंगे मॉडल क्लास। ठीक है ना? उसको आप कहेंगे F1 मानेंगे। उससे पहले वाली वैल्यू को, F1 से बिल्कुल पहले जो वैल्यू आएगी उसको प्रीसीडिंग मानेंगे मॉडल क्लास की, और उसके जस्ट बाद की वैल्यू को सक्सीडिंग मानेंगे मॉडल क्लास की। H मैंने आपको बता ही दिया क्लास साइज होता है, L मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना? अब मोड का याद रखेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको जब भी कभी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तब आप मोड को यहाँ पर निकालते हैं। क्लियर है? तीसरी, इसकी भी मैंने इस चैप्टर की भी वन शॉट डाल रखी हुई है, आप लोग देखिए और उसको ज्यादा से ज्यादा प्यार करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो सब पे पहुंच सके। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन इजिकल टू होता है एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। एन क्या होता है यहाँ पर? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी, अभी जो फ्रीक्वेंसी टेबल हम बता रहे थे ना, फ्रीक्वेंसी टेबल का जो टोटल सम होता है उसको हम लोग एन कहते हैं। एल क्या होता है हमारे पास में? लोएस्ट वैल्यू होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की, जो अभी यहाँ पर भी बात हुई थी लोअर लिमिट वाली। ठीक है ना? एच क्या होता है आपका? क्लास साइज, जिसको मैंने निकलवाना सिखाया कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आप क्लास साइज निकाल सकते हैं। सी एफ एक नई चीज है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से कहा जाता है। अब ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आप लेते हैं उसके सामने जो वैल्यू आती है उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को आप क्या कहते हैं? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है ना? अब ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है? मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, आप में को यहाँ पर मीडियन, मोड या मीन की वैल्यू, दो की वैल्यू दे दी जाएगी और तीसरे की फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। क्लियर है? समझ आ गई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हमारे पंडित जी। तो यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी को दिखाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की। अब ये जो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है? कुछ नहीं होता, सिर्फ एक प्रिडिक्शन होती है किसी इवेंट के होने की। जैसे हम लोग बोलते हैं आज बारिश होगी, आज यहाँ पर क्या होगा, आंगन में जो है बंदरिया नाचेगी, कुछ भी ऐसा जो प्रिडिक्शन हम लोग यहाँ पर करने लगते हैं वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। हमारी संभावना को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? प्रिडिक्शन ऑफ एन इवेंट कहा जा रहा है। ये हमारे पंडित जी का ही काम है, जो हमारी प्रिडिक्शन करके बताते हैं कि तुम्हारे भविष्य में ऐसा होने वाला है, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये देखा जाएगा। इसको डिनोट करते हैं हम पीई के साथ में। तो प्रोबेबिलिटी, पी से प्रोबेबिलिटी और ई से इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है कि हमारे फेवर में, यानी कि हम जो सोच रहे हैं उतने होने के कितनी चांसेस हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जितने उसमें हैं। टोटल हमारे होने के चांसेस अलग हैं, और जो टोटल है, टोटल में मान लो मेरे पास में 5 रुपए हैं, 5 रुपए में से किसी को देने के चांसेस कितने हैं? मैं 2 रुपए किसी को दे सकता हूँ, 1 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, 4 दे सकता हूँ। उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर टोटल फेवरेबल आउटकम कहते हैं। और अगर मेरे पास 5 है टोटल,
तो वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है वो कभी भी ना तो जीरो से क्या होगी, छोटी हो सकती, ठीक है ना, कभी जीरो से छोटी नहीं हो सकती, या तो उससे बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। इसी तरीके से वो 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती, या तो उसके बराबर होगी या उससे कम ही होगी। अगर मान लो तुमने, जैसे भी मैंने 5 रुपए वाली बात करी, तो 5 रुपए अगर सारे किसी को आपने दे दिए तो वो श्योर इवेंट बन जाएगी। अगर किसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का 100% हमें क्या पता है कि ये काम होना ही होना है। जैसे 5 रुपए मेरी जेब में पड़े और मुझे वो डोनेट करने, तो मुझे पता है ना कि मैं 5 रुपए पूरे डोनेट करने के लिए आया हूँ, तो फिर वो हमारी क्या हो गई, श्योर इवेंट हो गई। लेकिन अगर मान के चलो हमारे पास में एक होती है इम्पॉसिबल इवेंट, जहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जीरो होने के चांसेस है। जैसे मान के चलो आप किसी से कुछ किसी बंदे से उधारी पैसे मांगने के लिए गए, अब आपको क्या है, वहां पे चांसेस रहते हैं आपको कि भाई मिल जाएंगे मिल जाएंगे मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सी जगह पे क्या होता है, आपको पता है कि यार वो बंदा तो देने का ही नहीं है, कुछ भी हो जाए वो बंदा देने, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 2 और 3 के बीच में एक नेचुरल नंबर बताइए, आप कहेंगे ये तो इम्पॉसिबल है, 2 और 3 के बीच में तो सारे रैशनल नंबर आ जाते हैं, इरेशनल नंबर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपका नेचुरल नंबर नहीं आने वाला। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक इम्पॉसिबल आउटकम या इम्पॉसिबल इवेंट बन जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हमेशा बराबर किसकी होती है, 1 के। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ये दो बातें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ केस आ जाते हैं हमारे पास में, ये मैंने बता दिया, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहली चीज आती है हमारे पास कॉइन। कॉइन के हम जानते हैं कॉइन के 2 फेस होते हैं, एक फेस होता है हेड पार्ट, एक फेस होता है उसका टेल पार्ट। 2 फेसिस हमें देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2 की पावर n। n हमारा बताता है नंबर ऑफ कॉइन्स को, कि कितने नंबर ऑफ कॉइन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जैसे केस 1 के अंदर मैंने नंबर ऑफ कॉइन यहाँ पर इस्तेमाल करे कितने, अपना 1। अगर 1 करूंगा तो या तो इसे टॉस करने पर या तो मेरा हेड आ रहा है या मेरा टेल आएगा, तो मेरा जो सैंपल स्पेस एस डिनोट कर रहा है सैंपल स्पेस को, तो वो मेरा क्या बन गया यहाँ पर, हेड और टेल बन गया। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालता हूँ तो वो मेरे चांस कितने हैं, टोटल है 2, आने के चांस कितने हैं 1। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालता हूँ वो भी कितने मेरे 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो हमें यहाँ पे मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1/2 प्लस 1/2, जो कि रिजल्ट में क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी भी इवेंट घट जाए एक के अंदर, एक बात के अंदर, तो वो सारे का सम क्या करेगा, 1 ही रहेगा। अब अगर मैं केस 2 की बात करूं, यहाँ पर केस 2 की बात करूं, तो मैंने 2 यहाँ पर क्या करे, कॉइन लिए, 2 कॉइन लिए, तो मेरे पास आउटकम कितने आएंगे, 4 आएंगे। क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। अब मुझसे कहे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। टोटल तो 4 है, 4 चांसेस हैं, उसमें से एक ही जगह पर है जहाँ पे दोनों हेड आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे कहें एग्जैक्ट 1 हेड, अगर वो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कह रहा है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 4 टोटल है, एक हेड तो इसमें भी आ रहा है, एक हेड इसमें भी आ रहा है एग्जैक्ट, तो हम यहाँ पे कहेंगे 2/4 यानी 1/2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सेम काम हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ पॉइंट हमारे पास में 3 दे देंगे तो हमारे पास आउटकम कितने बनेंगे, इसके 8 बनेंगे टोटल। तो यहाँ पर ये इनके आउटकम मैंने यहाँ पे शो कर रहे हैं। मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड कह दें, तो 8 में से ऑल हेड आने के कितने चांसेस हैं भाई, एक ही जगह पर तो ऑल हेड आ रहा है, तो 1 चांसेस है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाइस। डाइस के अंदर हम लोग जानते हैं कि डाइस के अंदर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर। अब 6 नंबर होते हैं तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया 6 की पावर n। तो n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ डाइस को हमारा बता रहा है कि कितनी हमारी डाइस यहाँ पर हैंगी। अगर मान लो मैंने केस 1 के अंदर अपना एक डाई ली तो 6 की पावर 1 6 ही बनाएगा, यानी कि हमारे पास सैंपल स्पेस जो बनेगा वो 1 से 6 तक बनेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मांग ले तो 1/6 आएगा, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 मान ले तो भी 1/6 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, अगर वो कहता है कि इवन कितने होंगे, तो भाई देखो इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन है, 6 एक इवन है, तो टोटल मिलाकर 3 नंबर है, तो 3/6 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। लेकिन अगर उसने 2 डाई फेंकी, केस 2 में अगर उसने 2 डाई फेंकी तो इसके टोटल आउटकम हमें मिलेंगे यहाँ पे 36 मैंने ये पूरे बना रखे हैं, 1 1 2 2 1 3 करके सारे मैंने बना रखे हैं 36। मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट मांग ले आपने, डबलेट बोला है, डबल 8 नहीं बोला, तो 36 में से बीच में जो ये 1 1 वाला 2 2 वाला 3 वाला 4 वाला 5 वाला और 6 वाला 6 ऐसे डबलेट आपको मिल जाते तो 1/6 आप प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। तो इसकी मैंने वन शॉट बना के अच्छे तरीके से डाल सकती रखी है, आप उसे जाकर एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कार्ड के अंदर। तो देखिए कार्ड्स के अंदर हमारे टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। अगर मैं कलर को लेकर बात करूं यहाँ पर, तो 2 प्रकार के कलर होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड। ब्लैक के भी 26 कार्ड होते हैं यहाँ पर और रेड के भी 26 कार्ड होते हैं। डिजाइन की यहाँ पर अगर बात करी जाए तो 4 प्रकार के डिजाइन हमें देखने के लिए मिलते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब, ठीक है ना। इसमें जो डायमंड और हार्ट होते हैं ये दोनों ये रेड कलर के होते हैं
और जो स्पेड और क्लब होते हैं ये हमारे ब्लैक कलर के होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डायमंड के पास में 13 कार्ड है, हार्ट के भी 13 है, स्पेड के भी 13 है और क्लब के भी कितने 13 पार्ट होते हैं हमारे पास में। सबके पास कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड जितने भी होंगे वो सबके पास इक्वल ही होंगे, किसी के पास कम या ज्यादा नहीं होगा। अगर नंबर्स की बात करी जाए कि कार्ड्स के ऊपर कौन कौन से नंबर लिखे जाते हैं, तो सबसे पहले नंबर को हम लोग कहते हैं एस, ठीक है ना। सबसे पहले पे लिखा जाता है ए फॉर एस, फिर 2 3 4 10 तक सारे नंबर लिखे होते हैं। उसके बाद में ये हमारा जैक आ जाता है, ये हमारा क्या होता है जैक हो जाता है, फिर क्वीन आ जाती है हमारे पास में, और फिर उसके बाद किंग आ जाता है हमारे पास में। तो 3 कार्ड हमारे पास यहाँ आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ फेस कार्ड की बात करी जाए तो यहाँ पर जैक, क्वीन और किंग, जैक, क्वीन और किंग हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर फेस कार्ड आ जाते हैं। अब तीनों का अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो 4 + 4 + 4 टोटल मिलाकर 12 हमारे पास फेस कार्ड देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें 6 रेड होते हैं और 6 हमारे कैसे होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। 6 रेड एंड 6 ब्लैक कार्ड होते हैं। क्लियर है, समझ आ गई यहाँ तक हमें सारी बात। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हम बता देते हैं कि मार्बल्स या डिफेक्टिव आइटम बॉल्स, इनकी जब भी बात होगी तो वो वहां पर सीधे देगा, जैसे 5 रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं आपके पास में, 3 आपके पास में व्हाइट बॉल हैं। तो बताइए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी होगी। तो भाई टोटल बॉल देख लीजिए, 5 4 9 3 12 टोटल है। अब यहाँ पर रेड बॉल कितनी है, 5 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ से कह रहा है ब्लैक बॉल निकालिए, तो आप डायरेक्ट कर देंगे 12/4 होगी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ आपसे कह रहा है यहाँ पर व्हाइट बॉल निकालिए, व्हाइट वाली को, तो आप कह देंगे 11 नीचे लिखेंगे और 3 आ गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, मार्बल डिफेक्टिव और बॉल्स के बारे में निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी पूरी मैथ के मैंने सारे फॉर्मूले बता दी, क्लास 10 के लिए जितने फॉर्मूले थे सब मैंने बता दिए, सबके मैंने ट्रिक आपको बता दी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे ही हम थोड़ा सा और एक्साइट हो जाएंगे आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाने के लिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्रेस बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकॉन को, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ में वीडियो को देखा, तो उसके लिए आपको थैंक यू। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हमारे 4-5 दिन बाकी हैं 10th की, आप तैयारी करते रहिए, आपके अपने अजीत सर आपके साथ हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका साथ पूरा दूंगा, बोर्ड के एग्जाम तक दूंगा, 10 तारीख तक पूरा साथ दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।